नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। आज एक खबर आई। आज एआईसीसी की मीटिंग हुई, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग, जिसमें एआईसीसी के मेंबर, सारे महासचिव पार्टी के प्रभारी और राज्य के इकाइयों के अध्यक्ष, एक बड़ी बैठक दिल्ली में। और इस बैठक का जो निचोड़ आया बाहर, उससे तो ये प्रतीत होता है कि कांग्रेस ने अब हर इशू पर रास्ते पे उतर के संघर्ष करने की ठान ली है। लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद पार्टी में उत्साह है, कार्यकर्ता में उत्साह है, और राहुल गांधी जो पार्टी का फेस बन के उभरे हैं, उनकी जो सक्रियता है पार्टी में, वो तो बहुत बढ़ी। वैसे भी वो लगातार इस सरकार के खिलाफ सक्रिय थे ही, केंद्र सरकार के खिलाफ, 17वीं लोकसभा में भी, 18वीं लोकसभा में भी। लेकिन कैडर कहीं ना कहीं एक हतोत्साहित था। अब क्या करे, ठीक है राहुल जी कह रहे तो, लेकिन क्या होगा, इस टाइप से सबको लग रहा था है कि मोदी नाम का ब्रांड जो है, इसको कोई हरा नहीं सकता। लेकिन महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में ऐसा एक तूफान खड़ा कर दिया, और इन दो राज्यों ने केंद्र सरकार को बैसाखियों पे ला दिया। और वो बैसाखियां भी इतनी मजबूत नहीं हैं, क्योंकि यदि दो दो बिल वापस होते हैं तो आप मान लीजिए सरकार संकट में है। विपक्ष अक्सर जब राष्ट्र संकट में आता है या देश संकट में आता है, तो विपक्ष सरकार के साथ खड़ा हो जाता है। और ये संकट या वित्तीय इमरजेंसी होती है, आपातकाल, या फिर बाहरी आक्रमण। लेकिन यदि देश की समस्याएं त्यों की त्यों हैं और समस्याएं बढ़ रही है, भ्रष्टाचार और व्यभिचार बढ़ रहा है, तो फिर विपक्ष और हमलावर होता है। और केंद्र में जो भी सत्ता में होता है या राज्य में जो सत्ता में होता है, उसके लिए वो कठिन परिस्थिति है। हाल ही में लोकसभा चुनाव में बड़े मुश्किल से सरकार बना पा रहे भाजपा अब आने वाले 4 राज्यों के चुनाव की तरफ देख रही है। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर। इन चुनाव में यदि बीजेपी का हश्र और बुरा हुआ, तो फिर ये मिलीजुली सरकार केंद्र में एनडीए की कितने दिन रहेगी, ये बता नहीं सकते। और इन्हीं 4 राज्यों के परिप्रेक्ष्य में जब बीजेपी बहुत सक्रिय हो गई है, तो फिर विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, इसने भी कमर कस ली। तो आज एआईसीसी में ज्यादातर सारा लबुलबाब उसी का था कि आने वाले 4 राज्यों में जो चुनाव है और पूरे देश में जो चल रहा है, उस पर जन जागरण करना जरूरी है। सबसे पहले बात, SC/ST क्रीम लेयर की जो सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया, उसको लेके सरकार तुरंत एक कानून बनाए और क्रीम लेयर को भी रिजर्वेशन मिले, ऐसी मांग खड़गे जी ने की। खड़गे जी का जो सोच है, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी एक हद तक उसमें सहमति हम दर्शा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोई भी दलित या पिछड़ा, यदि उसको अच्छा पैसा भी उसके पास मिलता है, यदि वो ठीक ठाक अपने आप को बना लेता है, इसके बावजूद क्या समाज में उसको मान्यता मिलती है? समाज में आज भी दलितों को उसी दृष्टि से देखा जाता है। तो जब तक सामाजिक समानता नहीं होती, तब तक ये रिजर्वेशन बना रहना चाहिए। और उनकी इस मांग को पूरे विपक्ष ने भी, और भाजपा के कई ऐसे नेता है जो भी दबी जुबान में ये कहते हैं कि पिछले चुनाव ने हमने देख लिया कि पिछड़ा, दलित, ओबीसी वैसे ही हमसे छूट गया है। ऐसे में यदि क्रीम लेयर वाले मामले में सरकार, केंद्र सरकार चुप रही, तो फिर कहीं ना कहीं उनको घाटा होगा, और विपक्ष इस पर स्कोर कर रहा है। तो आने वाले समय में, जैसा कि उत्तर प्रदेश में तो ये जन जागरण चालू हो गया, अब पूरे देश में इसको लेके जन जागरण करने की बात एआईसीसी के इस मीटिंग में हुई। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि 22 अगस्त को पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ता ईडी के कार्यालय को घेरेंगे, क्योंकि ईडी जिस हिसाब से काम कर रही है,
और सरकारी पक्ष की एजेंसी बनकर लगातार विपक्ष की प्रताड़ना कर रही है। और जिस हिसाब से राहुल गांधी के पीछे लगातार एक खबरें आ रही है कि ईडी सक्रिय है, अब ईडी इनको नोटिस देने जा रही है, यंग इंडिया वाले मामले में, पुराने मामले में, एसोसिएटेड जर्नल के मामले में, जिसमें ऑलरेडी ये ज़मानत पे है लोग, इनको फिर से खोलने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। कहीं न कहीं इन एजेंसियों के खिलाफ हमला बोलना होगा। और मुझे लगता है ये क्लू भी राहुल जी को उसी जगह से मिला था। याद कीजिए 2019 के महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव, और उस चुनाव में जब चुनाव के ऐन बीच में एकाएक शरद पवार जी को एक ऐसे केस में नोटिस मिलता है जिस केस में हाई कोर्ट ने भी जिस पे एफआईआर दर्ज करने के लिए 107 लोगों के लिए बोला था, उसमें शरद पवार का नाम नहीं था। लेकिन ईडी ने नोटिस दिया और शरद पवार ने इस नोटिस को ही कैश करते हुए महाराष्ट्र के राजनीति को पूर्ण रूप से बदल दिया। शरद पवार बारामती से उठकर सीधे मुंबई पहुंचते हैं और मुंबई में वो ऐलान करते हैं कि ईडी का नोटिस मिला, उन्होंने कहा कि आपको हमने समझ भेजा है, समय आने पे हमको बुलाएंगे। मैं खुद ईडी के ऑफिस में जाके बोलने वाला हूं कि ये मैं आपके सामने हाजिर हूं, क्योंकि मेरे राज्य में चुनाव है, मैं एक पार्टी का मुखिया हूं और चुनाव में मुझे सक्रियता से काम करना है। ऐसे में मेरे पास चुनाव के पीक में यदि आप बुलाएंगे तो मैं नहीं आ पाऊंगा, तब आप लोग ये नहीं प्रचारित करना कि मैं ईडी से भाग रहा हूं। इसलिए मैं स्वयं ईडी के ऑफिस में प्रेजेंट हो रहा हूं, जो पूछना है पूछ लीजिए, जो इंक्वायरी करना है कर लीजिए। और शरद पवार जिस तेवर के साथ मुंबई में आए और लाखों का हुजूम मुंबई में इकट्ठा हो गया, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होने की स्थिति थी। मुंबई पुलिस के कमिश्नर के हाथ पैर फूल गए, वो ईडी के पास भागे। ईडी के अधिकारी शरद पवार जी के बंगले में आके हाथ जोड़ के बोलने लगे, भाई साहब इस नोटिस को आप भूल जाइए, हमें आपकी ज़रूरत ही नहीं है, माफ़ कीजिए और इससे बस ख़त्म कर दीजिए। और उसके बाद जो शरद पवार जो पूरे महाराष्ट्र के दौरे पे निकले, चाहे बरसात में भीगते हुए उनका वो भाषण हो या फिर पूरग्रस्त इलाके में उनका उस पानी के बीच में चल के लोगों को बताना हो, और सारा महाराष्ट्र शरद पवार के पीछे खड़ा हो गया, क्योंकि शरद पवार को बिना वजह फिर दिल्ली ने ईडी की नोटिस दी। एक बेहतरीन उदाहरण, एक रोल मॉडल सामने है। यदि ईडी के ऑफिस में सभी कांग्रेसी पहुंचते हैं तो फिर ये ईडी को भी सोचना होगा, क्योंकि यदि आप ज़्यादा गैर कानूनी काम करोगे तो फिर आपको तकलीफ होगी। और मैं ईडी को गैर कानूनी काम इसलिए बोलता हूँ क्योंकि चाहे संजय राउत की बेल एप्लीकेशन हो, चाहे अनिल देशमुख की बेल एप्लीकेशन हो, संजय सिंह की बेल एप्लीकेशन हो, या महाराष्ट्र के या दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की हो, या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हो, सभी के मामले में, या छत्तीसगढ़ में अभी वो कोल घोटाले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी के कथन पे या किसी के लिखे हुए कागज पे आप किसी को कैसे जेल में रख सकते हैं। आपको वैज्ञानिक साक्ष्य लाने होंगे, वो वैज्ञानिक साक्ष्य ही नहीं, किसी भी मामले में नहीं। इसके मायने ये है, किसी से भी आप लिखवा लो कि फला फला नेता मुझे पैसे मांग रहा था और आप उसको उठा के जेल में डालो। जो इस केंद्र की सरकार को तकलीफ देगा उसे सीधा ईडी जेल में पहुंचाती है। यह परसेप्शन पूरे देश में बन चुका है और इसी को कैश करते हुए ये कॉल दिया गया है कि अगस्त 22 को पूरे देश के कार्यकर्ता कांग्रेस के जहां जहां ईडी के ऑफिस हैं वहां घेरेंगे। ये एक नया मूवमेंट चलाने का प्रयास कर रहे हैं। यही है, कार्यकर्ताओं को जब तक लगातार यदि आप कार्यक्रम देते रहोगे तो कार्यकर्ता सक्रिय होता है। अब कांग्रेस का कार्यकर्ता सक्रिय होने लगा है क्योंकि उसे समझ में आ गया है कि लोग हमारे साथ हैं, और जिसे हम अजय बोल सकते थे उसको पराजय करना बहुत ही मामूली बात है। 240 पे आने वाले लोगों को आप 140 पे लाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो हिंडनबर्ग की ताज़ी रिपोर्ट है जिसमें सेबी के अध्यक्ष के ऊपर उंगली उठाई है, सेबी के अध्यक्ष का इस्तीफा होना चाहिए। हिंडनबर्ग में भी पिछली बार जब भी हिंडनबर्ग पे आरोप होता है, सत्ता पक्ष कहता है कि भारत के विकास पे हमला हो रहा है। अडानी को सीधा भारत के विकास के साथ कैसा जोड़ सकते हैं? अडानी जी को भारत के विकास के साथ जोड़कर आप भारत के तमाम उद्योगपतियों को, छोटे व्यापारियों को, एमएसएमई में काम करने वाले लाखों उन मैन्युफैक्चरर्स के साथ अन्याय कर रहे हैं। अडानी सबसे बड़े रईस हो सकते हैं, लेकिन अडानी सबसे बड़े कर्जदार भी है। कई बैंकों से कर्ज लेके रखा है। अडानी कोई अपने बलबूते पे काम नहीं कर रहे हैं। अडानी के ऊपर हर जगह से आरोप है।
कभी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, तो कभी ज़्यादा ओवर बिलिंग का आरोप है, तो कभी ज़बरदस्ती ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इसका उपयोग कर या सरकारी आशीर्वाद से बड़े बड़े उद्योगों को हथियाने का आरोप भी अडानी जी पे है। तो वो देश के विकास के द्योतक कैसे हो सकते हैं? तो अडानी के ऊपर जब भी हमला होता है तो देश के विकास पे हमला, भारत पे हमला, ये प्रचारित कर कहीं ना कहीं उस फोकस जो होता है भ्रष्टाचार का, उसको शिफ्ट करने का प्रयास केंद्र सत्ता में बैठे लोग करते हैं और इसी का कड़ा विरोध करना है। सेबी के चेयरमैन पे जो आरोप है, जो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, उससे वो साफ साफ सामने आए और कहे या इस्तीफा दे। ये तमाम जो पूरे प्रोग्राम इस एआईसीसी के मीटिंग से निकला है, वो आने वाले 4 चुनाव में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा। उसके बाद बार बार ये जो बात होती है कि लोकसभा के पटल पर तो विपक्ष ने बता दिया वो क्या है। इंडिया गठबंधन जिस ताकत के साथ, चाहे राष्ट्रपति के प्रस्ताव का धन्यवाद प्रस्ताव हो, राष्ट्रपति के भाषण का, या बजट सेशन हो, जिस तरह से विपक्ष ने शिकंजा कसा है, उससे सत्ता पक्ष को पहली बार 2014 के बाद पता पड़ा है कि विपक्ष क्या है। पार्लियामेंट का परफॉर्मेंस तो बेहतरीन रहा, लेकिन पार्लियामेंट खत्म होने के बाद बाकी जगह पे क्या, एक जन आंदोलन खड़ा करने की बात हो रही है और इसी जन आंदोलन के चलते छोटा सा छोटा बाई इलेक्शन हो या छोटे से छोटे एक्सीडेंट हो, छोटा छोटा वाकया हो, सारे विपक्षी दल वहाँ रिएक्ट करने में नहीं चूकते और चले जाते हैं। वायनाड में जो हादसा हुआ उसमें सबसे पहले राहुल गांधी पहुँच गए। अब राहुल गांधी के तुरंत बाद जाने में शायद प्रधानमंत्री को लग रहा होगा कि जब इमीडिएटली मैं जाता हूँ तो लोग सोचेंगे कॉपी किया, इसलिए उनको थोड़ी देर से जाना पड़ा। लेकिन वो इस बात को भी कोस रहे होंगे कि क्यों नहीं गए। ओलंपिक की जो मेडल्स है उसमें जो कंट्रोवर्सी हुई है, जो विनेश को लेके जो कंट्रोवर्सी हुई है, उसमें फिर सरकार कटघरे में खड़ी हुई है और सरकार को कटघरे में बाकायदा खड़ा किया विपक्ष ने पार्लियामेंट में। लेकिन अब रास्ते की लड़ाई है, क्योंकि जब तक आपका कैडर आप लगातार कार्यक्रम दे के उसे कार्यक्रम में नहीं लगाओगे तब तक कैडर को आदत नहीं होती। कांग्रेस का कैडर बाय एंड लार्ज सुविधा भोगी हो गया था, लगातार सत्ता में रहने की वजह से सत्ता में रहा था और सत्ता में रहने की वजह से जो आलस्य आता है वो तो आ ही गया था। लेकिन सत्ता ज़्यादा देर रही तो एक दलाली की फौज इतनी इकट्ठा होती है और वो दलाल फिर पार्टी के कार्यकर्ताओं को दूर हटाती है और पार्टी का कार्यकर्ता घर बैठता है। राहुल गांधी के इस हुंकार ने कम से कम कार्यकर्ता को ये लगने लगा कि दलालों की नहीं, शायद हम लोगों की चलेगी। और इसी के चलते जो पार्टी में अब फिर से एक उत्साह दिखाई दे रहा है और इसी उत्साह को देखते हुए ये जो कार्यक्रम दिया एआईसीसी ने आने वाले 1 महीने का, वो कार्यक्रम यकीनन केंद्र सरकार के लिए तकलीफ वाला होगा। इन 4 राज्यों के जो चुनाव हैं, इस 4 राज्यों में भी इसका रिफ्लेक्शन दिखेगा। जब मैं एक्सरे से ये एआईसीसी की खबर देखता हूँ तो मुझे विस्तृत रूप से ये पूरा इतना बड़ा फैला हुआ एजेंडा दिखता है। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।